हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। विद्यार्थी जी, आज के इस वीडियो में हम जल संसाधन के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय का थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करा रखा है, और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपके बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में दो तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, और एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जो आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के क्या उद्देश्य हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम जो आपकी हुई थी उसमें ये पूछा गया था, और इसका जवाब कुछ इस प्रकार से आपको देना है। देखिए, मेरा जो तरीका है थोड़ा सा क्वेश्चंस का जवाब लिखने का, वो मैं आपको इसके साथ साथ भी सिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये देखना है कि एग्जैक्ट क्या हमसे ये डिमांड कर रहा है, यानी कि ये प्रश्न हमसे क्या जानना चाह रहा है। जैसा कि यहाँ पूछ रहा है कि नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के क्या उद्देश्य थे, उद्देश्य पूछ रहा है, तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित इस प्रकार हैं। इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत करेंगे, जो कि आप आसानी से ये लाइन को आसानी से लिख सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के बहुत सारे वैसे उद्देश्य थे, तो 2 नंबर के ये प्रश्न है, तो आपको कम से कम 2 उद्देश्य जो है वो जरूर बताना है, जिसमें हमने पहला उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के बारे में बता दिया है और दूसरा उद्देश्य जो है वो मछली पालन। क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आप लोग यदि थ्योरी लेक्चर आपने हमारा यदि देखा हो तो आप जानते हैं कि उसके बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस तरह की परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें ये बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन भी आता है। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का जवाब जो है वो देना है। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। बिल्कुल सही बात है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें जल को बचाकर सही ढंग से उपयोग करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। तो आप जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है इसको भलीभांति समझ पा रहे होंगे, यानी जल को क्यों हमें बचाना चाहिए या उसका क्यों हमें प्रबंधन करना चाहिए, यानी उसे बचा करके रखना चाहिए। तो उसकी आवश्यकताओं के बारे में यहाँ मैंने आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मृदु जल क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रश्न 2023 में आपका पूछा गया था, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के यहाँ जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, संभावना रहेगी कि इसी तरह के प्रश्न, इसमें से कुछ प्रश्न सेम आपके अगले बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि 2027 में होने वाली है। और क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है कई बार लगातार जो है दोहराए जाते हैं, तो मैं आपको बिना अननेसेसरी क्वेश्चंस को कराए वो क्वेश्चंस को करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सीरीज लगातार जो है हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप सबों के बीच लगातार इस चीज़ को जो है वो ला ही रहा हूँ, जिसमें हमने हिंदी, सोशल साइंस इस तरह की चीज़ों को मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को कराया भी है। अब एक संस्कृत अभी बचा हुआ है जिसका कोई भी लेक्चर मैंने अभी तक नहीं लाया है, लेकिन मैं उसे भी जल्द आपके सामने जो है वो लाऊंगा। आइए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं कि मृदु जल क्या होता है। तो भूमिगत जल को मृदु जल कहते हैं। इसमें लवण की मात्रा कम होती है, यानी मृदु जल जो होता है वो मीठे जल होते हैं जो पीने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप लोग जानते हैं कि नमक की मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। इस तरह से भी आप यदि जवाब देते हैं सटीक, तो आपको 2 नंबर जो है वो मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिहार का शौक किसे और क्यों कहा जाता है। तो बिहार का शौक आप जानते हैं एक नदी है, कोसी नदी, जिसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे लगातार बिहार में बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है, जो कि पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हर साल बाढ़ लाकर भारी तबाही करती है, जिससे जान माल और फसलों को भारी नुकसान होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार का शौक जो है कोसी को किसे और क्यों कहा जाता है। तो उसमें कोसी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो ये भी आप समझ ही रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बांध और तटबंध में क्या अंतर है।
तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो मुझे ये लगता है, तो आप चाहें तो इस तरह से भी उत्तर दे सकते हैं कि बांध एवं तटबंध में कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार से आपको करना है, एक तरफ बांध लगा देना, एक तरफ तटबंध लगा देना, और फिर एक एक अंतर जो है आपको इस तरह से कर देना है कि इससे कई उद्देश्य जैसे सिंचाई, मछली पालन इत्यादि को पूरा करने के लिए बनवाया जाता है, जबकि इसे सिर्फ बाढ़ से बचाव के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वहीं बांध की बात करें तो यह नदी के बीच बनाया जाता है, वहीं तटबंध की बात करें तो जबकि यह नदी के दोनों किनारों पर बनाया जाता है। तो इस तरह से आप जो है अंतर करके जवाब जो है वो दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप ये दोनों अलग अलग होगा, तो हमारे टाइपिंग महोदय के द्वारा थोड़ी थोड़ी गलतियाँ लगातार जो है हो रही है, लेकिन मैं उनसे हमेशा आग्रह करता हूँ कि वो चीज़ों को अच्छे से सुधार करके करें। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारकों को बताइए। तो सूखे के लिए कुछ प्रमुख जिम्मेवार कारक जो है वो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। वैसे जिम्मेवार इनको अलग और कारक इनको अलग लिखना चाहिए, वो इसे एक साथ लिख दिए। अब आप जानते हैं कि सूखे के लिए जो कुछ प्रमुख जिम्मेवार कारक हैं उसके पीछे है कि वर्षा की कमी, यदि वर्षा नहीं होगी तो सूखा आ ही जाएगा। जल का अत्यधिक दोहन, यदि जल की बहुत अधिक बर्बादी हम लोग करेंगे तो इससे भी सूखे जैसी चीज़ें आ सकती है। और तीसरा जल प्रदूषण, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कारण अभी भारत में ये दिखाई देता है कि हमारे आसपास जल की बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की मौजूदगी है, बट वो पीने लायक नहीं है क्योंकि वो प्रदूषित जल है, ख़राब जल है, तो उसका हम किसी प्रकार से उपयोग भी नहीं कर सकते। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में पीने और खेती एवं घरेलू उपयोग के लिए पानी ना मिले तो उसे सुखाड़ कहते हैं। ठीक है, सुखद नहीं, सुखाड़। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि सुखाड़ किसे कहते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में पीने और खेती एवं घरेलू उपयोग के लिए पानी ना मिले तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया में सुखाड़ जैसी स्थिति है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वर्षा जल संग्रहण से आपका क्या अभिप्राय है। तो बारिश के पानी को जमा करना और भविष्य में उपयोग के लिए उसे संरक्षित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी कि बारिश के पानी को आप यदि जमा करते हैं और भविष्य में उपयोग के लिए उसे संरक्षित करते हैं, उसे बचा करके रखते हैं, तो इसी को वर्षा जल संग्रहण जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 अलग अलग वर्षों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो जल संसाधन के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित इस प्रकार हैं, जिसमें जल संसाधन का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं कि जल संसाधन का उपयोग मछली पालन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जल संसाधन के 2 उपयोग जो है आप बता सकते हैं। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख निम्नलिखित इस प्रकार है, जिसमें पहला है बाढ़ नियंत्रण और दूसरा है मछली पालन में। ठीक है, तो इस तरह से शायद ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि रिपीटेड है, क्योंकि अच्छा वहाँ उद्देश्य पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, और यहाँ जो है इसका उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। बस थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी गई है, बाकी प्रश्न मुझे सेम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 प्रश्न थे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको ये 10 में से आपको बढ़िया से इसको तैयार करके रखना। अब चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये 5 नंबर के नहीं पूछे जाते, ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि वर्षा जल संग्रहण एवं पुनःचक्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले ये 4 नंबर आपको इसमें लाना है, तो आपको किस तरह से करना है। यहाँ देखिए 2 बातें पूछी जा रही है, एक तो वर्षा जल संग्रहण और दूसरा पुनःचक्रण की विधियों का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप वर्षा जल संग्रहण का वर्णन करें, फिर आप पुनःचक्रण का वर्णन करें, और आप कोशिश करें कि वहाँ इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप इस तरह से टॉपिक बना दें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा बहुत होशियार है और इसे सारी चीज़ें जो है वो आ रही है। अब यहाँ से आप अपना बातें जो है वो शुरू कर सकते हैं कि वर्षा जल संग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के जल को, वर्षा यहाँ होगा, वर्षा के जल को जमा करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जल की बचत करना तथा भूजल स्तर को बनाए रखना है। तो ये वर्षा जल संग्रहण का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने वर्णन किया। अब आइए पुनःचक्रण क्या होता है इसे भी मैं समझा दूं। तो पुनःचक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोग किए गए जल को शुद्ध करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है। इससे जल की बर्बादी कम होती है और जल संकट को रोकने में सहायता मिलती है। तो ये दोनों बातें जो है वो जिक्र कर दी गई है। अब थोड़ा सा लास्ट में आप क्या करें, क्योंकि ये और चीज़ें पूछ रही है, तो वर्षा जल संग्रहण एवं पुनःचक्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित इस प्रकार हैं। मतलब आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो छत आधारित जल संग्रहण,
तालाब एवं जलाशय का निर्माण, घरेलू जल का पुनः उपयोग और जल शुद्धिकरण संयंत्र। तो इसके जरिए आप जो है वर्षा जल को संग्रह कर सकते हैं, उसका पुनःचक्रण भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें जो है मैंने आपको जो है वो बताई, और इस प्रकार से आप यदि अपने उत्तर को एग्जाम में देते हैं तो आपका जो है पूरा उत्तर कंप्लीट होगा और आपको कुल 4 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर भी वो नहीं काट सकते हैं। इस तरह से यदि आप एग्जाम में जवाब को लिखते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा आप प्रयास करें तो आप जवाब को लिख सकते हैं। वैसे मैं आगे और निष्कर्ष पे भी आ गया हूँ, तो निष्कर्ष भी मैंने लास्ट में लिख दिया है कि वर्षा जल संग्रहण एवं पुनःचक्रण जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। इससे जल की बचत होती है, भूजल स्तर बढ़ता है तथा भविष्य के लिए जल सुरक्षित रहता है। इसलिए सभी लोगों को इन विधियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो यहाँ थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस प्रश्न का जवाब जो है पूरा कंप्लीट किया। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जल संरक्षण के उपाय का विवरण दीजिए। तो सबसे पहले जल संरक्षण क्या होता है आप ये समझाएं। तो जल संरक्षण का अर्थ है जल का सही उपयोग करना तथा इसकी बर्बादी को रोकना। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रखना और जल संकट को कम करना। तो ये जल संरक्षण के बारे में लिख दिया। अब जल संरक्षण के उपाय बता देते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण करके आप जल को बचा सकते हैं। जल का सीमित उपयोग करें भाई, वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, सिंचाई की आधुनिक विधियों को अपनाएं ताकि जल जो है वो अधिक से अधिक बचे। अब इसके भी निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो निष्कर्ष हमारा, जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जल का संरक्षण करे और इसकी बर्बादी को रोके। वाह, क्या जवाब मैंने लिखा है। तो इस तरह से आपको जो है उत्तर लिखना। वैसे यहाँ अलग अलग 3 पेज हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों का जवाब देंगे तो 7 से 8, 10, 11 लाइन, 12 लाइन में ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चंस का सिलसिला है वो ख़त्म होता है। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसके बारे में, ताकि मैं इस तरह का प्रयास जो है और जारी रखूं और नए तरीके से इसे आगे बढ़ाऊं। धन्यवाद।